वेलकम स्टूडेंट टू द फर्स्ट सेशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स। आज हम हाइजेंस प्रिंसिपल और वेव थ्योरी के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पढ़ेंगे हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखी गई। दिस थ्योरी वाज एनोनिशिएटेड बाय हाइजन इन अ हाइपोथेटिकल मींस इमेजिनरी hypothetical medium known as luminiferous. अब देखिए यहाँ दो टफ वर्ड आ गए इंग्लिश के। एनुंसिएटेड का मतलब एक्सप्लेन्ड, टू गिव द आइडिया, और ल्यूमिनिफेरस का मतलब है प्रकाशवान, which produces light. So this theory was enunciated by Huygens in a hypothetical imaginary medium known as luminiferous ether. अब देखिए ईथर के बारे में यहाँ लिखा है, ईथर इज दैट इमेजिनरी मीडियम विच प्रिवेल्स, जो कहाँ मिलता है हमें, इन ऑल स्पेस एंड इज आइसोट्रोपिक, परफेक्टली इलास्टिक, आइसोट्रोपिक है, परफेक्टली इलास्टिक है एंड मासलेस है। एक आइडियल मीडियम की कंसेप्ट दी गई है यहाँ पर। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज कांस्टेंट, और ये भी माना गया, ये भी एज्यूम किया गया कि लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, दिस थ्योरी इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव्स। तो ये मैंने दोनों वर्ड आपको समझा दिए। ल्यूमिनिफेरस मतलब विच प्रोड्यूसेस लाइट, ल्यूमिनिफेरस उसे बोलते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करता है। एनुंसिएटेड मींस एक्सप्लेन्ड, आइडिया देना। तो हाइजन ने एक इमेजिनरी मीडियम को एज्यूम किया जिसे उसने कहा ईथर, और ये कहा ये मासलेस है, आइसोट्रोपिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, और इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। एंड अबव ऑल दिस थ्योरी इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव्स। दिस थ्योरी इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव्स। आगे बढ़ते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आई है वेव फ्रंट की। कहा गया है कि लाइट मीडियम में वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। When light travels in a medium, then particles of medium start vibrating, and consequently, a disturbance is created in the medium. तो आप इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझिए। डिस्टर्बेंस, what is the meaning of disturbance? तो whenever a wave travels through a medium, जब कोई भी वेव किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है तो वो मीडियम को डिस्टर्ब करती है। उसका मीनिंग है कि वो मीडियम के पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करती है, so that they can vibrate, so that they can vibrate. आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वेव फ्रंट की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। द लोकस ऑफ ऑल ईथर पार्टिकल्स, ईथर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। द लोकस ऑफ ऑल ईथर पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनकी फेज क्या रहेगी? सेम होगी। ये देखिए यहाँ पर ये ओरिजिनल वेव फ्रंट है, दिख रहा है आपको? ए इज द ओरिजिनल वेव फ्रंट। ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको ओरिजिनल वेव फ्रंट पे, दे आर वाइब्रेटिंग इन these all particles which are on wave front, they have the same phase. फिर इसको सेंटर मान के हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? स्फीयर। इसी तरह पार्टिकल 2 को भी सेंटर सपोज करके एक स्फीयर ड्रॉ किया। उसी तरह पार्टिकल 3 को भी सेंटर में रखकर एक स्फीयर ड्रॉ किया। पार्टिकल 4 को भी सेंटर में रख के एक स्फीयर ड्रॉ करा, और उसी स्फीयर उससे टच करता हुआ हमने अगला वेव फ्रंट लिखा। इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये क्या हो गया? ओरिजिनल वेव फ्रंट हो गया। और A2 क्या हो गया? सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट यहाँ पे भी होगा। और ये देखिए सोर्स ऑफ लाइट है, और प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का डायरेक्शन बताया गया, और यहाँ पे हमने इसे एक्सप्लेन किया है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे सभी पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज, दे आर दे लाई ऑन ए सरफेस, दे लाई ऑन ए सरफेस, और उस सरफेस को हम बोलेंगे, उस सरफेस को हम बोलेंगे वेव फ्रंट, उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। Every point on the wavefront becomes the source of secondary wavelets. ये इंपॉर्टेंट बात है कि वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स बन जाएंगे। इट एमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ पे पिछले फिगर में फिर से जाते हैं, तो सेकेंडरी वेवलेट्स आपको दिखाई दे रही है। एक A2 भी सेकेंडरी वेवलेट है, और एक ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और A2 ये क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में। इसको ऐसे समझिए, इसलिए कहा गया कि ऑल डायरेक्शन। Every point on the wavefront becomes the source of secondary wavelets. It emits secondary wavelets in all directions, which travel with the speed of light. Which travels with the speed of light. The tangent plane to these secondary wavelets represent the new position of wavefront. ये देखिए, the tangent plane to these secondary wavelets represent the new position of wavefront. तो आप सोचते हैं कि ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले हम हाइजेंस थ्योरी समझेंगे, उसके बाद ही हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। The tangent plane to these secondary wavelets represent the new position of wavefront. अब आगे बढ़ते हैं। अब तीन तरह के वेवफ्रंट्स की हम स्टडी करते हैं, तो अब थोड़ा उनकी कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। पहला होता है स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? लाइट सोर्स। क्या होता है, जब भी लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स होता है तो वो स्फेरिकल वेवफ्रंट्स प्रोड्यूस करता है। और वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ पे जो 1/d और 1/r कहा गया उसका मतलब है डिस्टेंस। D stands for D, और R stands for distance from source. Distance from the source of light. तो ये कहा गया कि amplitude is inversely proportional to distance and intensity is proportional to 1/d square. तो ये दो बातें आपको याद रहनी चाहिए। आप इसे समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट। अगर बाद में आपको आफ्टर द क्लास इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट। तो पॉइंट सोर्स कौन सा वेवफ्रंट प्रोड्यूस करता है? स्फेरिकल। आगे बढ़ते हैं। अब सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट कौन सा सोर्स प्रोड्यूस करता है? लीनियर सोर्स, या हम कहेंगे स्लिट। तो लीनियर सोर्स और स्लिट सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट का आपको यहाँ पे फिगर बताया गया है। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट के, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट का जो एम्पलीट्यूड है that is inversely proportional to square root of distance, and intensity is inversely proportional to d। और मैंने आपको पहले भी बताया कि d is the distance from the source, from the source of light। तो हमेशा याद रखिए, लीनियर सोर्स या स्लिट सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये दोनों पॉइंट हमें मालूम होने चाहिए, आगे चल के ये यूजफुल होंगे। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, प्लेन वेवफ्रंट। ये देखिए, ये आपको प्लेन वेवफ्रंट बताया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज प्लेन, दिस इज प्लेन। एक्सटेंडेड लार्ज सोर्स और पॉइंट सोर्स सिचुएटेड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो जब एक पॉइंट सोर्स बहुत लार्ज डिस्टेंस पर होता है तब वो प्लेन वेवफ्रंट प्रोड्यूस करता है। और प्लेन वेवफ्रंट के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसका कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता।
तो डेफिनेटली अगर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, अगर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी भी चेंज नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। Point source situated at very large distance produces a plane wave front। अब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है। लेफ्ट में आपको दिया हो पॉइंट सोर्स एट लार्ज डिस्टेंस पॉइंट सोर्स, और राइट कॉलम में आपको दिया हुआ टाइप ऑफ वेव फ्रंट, तो मैचिंग पे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो एक बार फिर से तीनों वेव फ्रंट पे देख लेते हैं। पॉइंट सोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। लीनियर सोर्स या स्लिट क्या प्रोड्यूस करेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और एक्सटेंडेड लार्ज सोर्स मतलब पॉइंट सोर्स एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस विल प्रोड्यूस द प्लेन वेव फ्रंट। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फ्रंट के बारे में बात करते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है द फेज डिफरेंस बिटवीन वेरियस पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट इज जीरो। इसका मतलब है कि वेव फ्रंट्स में जितने भी मीडियम पार्टिकल्स मिलेंगे उन सभी का फेज क्या होगा? सेम होगा। उन सभी का फेज सेम होने से हम कह सकते हैं कि उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो हो जाएगा। और दूसरा, these wavefront travels with the speed of light in all direction, all possible direction। तीसरा, a point source of light always gives rise to a spherical wavefront in an isotropic medium, in an isotropic medium। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। चौथी प्रॉपर्टी ये बोलती है इन एनिसोट्रॉपिक मीडियम it travels with different velocity in different direction। एनिसोट्रोपिक मीडियम एक वर्ड आया भाई। एनिसोट्रोपिक मीडियम का मीनिंग क्या है? जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? चेंज होता है। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है उसे हम बोलते हैं एनिसोट्रोपिक मीडियम। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। नॉर्मल टू द वेव फ्रंट रिप्रेजेंट अ रे ऑफ लाइट। बहुत अच्छी बात है कि वेव फ्रंट पे जो नॉर्मल होता है वो एक लाइट वेव को, लाइट रे को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, इट ट्रेवल्स, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट ट्रेवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ये एनिसोट्रॉपिक मीडियम की इस प्रॉपर्टी को याद रखिए। प्रिज्म भी एक एनिसोट्रॉपिक मीडियम कहलाता है। तो जब प्रिज्म में व्हाइट लाइट रे एंटर करती है तो वो 7 कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है एंड दे ट्रैवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो प्रिज्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एनिसोट्रॉपिक मीडियम। It always travels in the forward direction। In the medium। ये अगला पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। द फिनोमेना एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। हाइजेंस की वेव थ्योरी कौन कौन सी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकती है? रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकती है, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकती है, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर सकती है, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकती है, और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर सकती है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम बीइंग ग्रेटर देन इन डेंसर मीडियम, ये हम हाइजेंस की वेव थ्योरी से ही प्रूव करते हैं। अब ये फिनोमेना, हाइजेंस की फिनोमेना क्या एक्सप्लेन नहीं करती? इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइजेंस का वेव थ्योरी कौन सी फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं करता है? द आंसर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं करता है क्योंकि वो क्वांटम प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स।
इसको लिखिए, when two or more waves overlap, और in other words हम कह सकते हैं when two or more waves meet, when they meet, that is called overlapping. The resultant displacement at any point. So when two or more waves overlap, the resultant displacement at any point at and at any instant is the vector sum of instantaneous displacement that would be produced at the point by individual waves if each wave were present. तो अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट समझें तो हम ऐसा समझ सकते हैं, when two or more waves meet at a point, then at that point the resultant displacement, then at that point the resultant displacement, सुनिए, then at that point the resultant displacement will be the vector sum of all the displacements. फिर आगे हमने लिखा है y1 y2 dash 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 yn denote displacement of n waves. मान लिया n waves है meeting at a point, n waves किसी point पर meet करती है. फर्स्ट वेव मीडियम पार्टिकल को कितना डिस्प्लेसमेंट दे सकती है y1, सेकंड वेव मीडियम पार्टिकल को कितना डिस्प्लेसमेंट दे सकती है y2, थर्ड वेव मीडियम पार्टिकल को कितना डिस्प्लेसमेंट दे सकती है y3 एंड सो ऑन. yn is the displacement given by the nth wave. Then resultant displacement is given by y equal to y1 plus y2. सभी डिस्प्लेसमेंट्स को हमें ऐड करना पड़ेगा. और यहाँ पे मैं आपको एक चीज कह दूं कि ये जो एडिशन है ये वेक्टर एडिशन है, तो आप एक एरो जरूर बना लीजिए. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं. पर हमें वहां ये देखना होगा कि कितनी वेव्स है. अगर 3 वेव्स हैं तो हम y1 प्लस y2 प्लस y3 करेंगे. अगर 2 वेव्स हैं तो हम y1 प्लस y2 एंड सो ऑन. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोहेरेंट सोर्सेस. इसको समझना भी जरूरी है. The two sources are said to be coherent. दो सोर्सेस को कोहेरेंट कब कहा जाता है? If they emit light waves of same frequency. अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव्स एमिट करते हैं तो दे आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस एंड स्टार्ट विद सेम फेज और हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस. तो कोहेरेंट सोर्सेस के बीच में फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है. इसका ये मतलब है it always remains constant. They are obtained from a single source. अब देखिए ये यहाँ बहुत अच्छी बात कही गई है कि कोहेरेंट सोर्सेस को आप कैसे ऑब्टेन करेंगे? एक सिंगल सोर्स से ऑब्टेन करेंगे. कैसे? जैसा आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करते हैं, एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं और उस सिंगल सोर्स से आने वाली लाइट को हम पास करते हैं 2 स्लिट से, पहली से. तो इस तरह से हम कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन कर सकते हैं. अब यहाँ मैंने लिखा है laser is a source of monochromatic light waves of high degree of coherence. तो लेजर अगर हम सोर्स यूज कर रहे हैं तो उसमें हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस होती है. अब देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तभी पॉसिबल है when both the sources are coherent. अब देखिए दूसरी बात, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम सोडियम लाइट यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि सोडियम लाइट में 2 वेवलेंथ्स होती हैं और उन दोनों वेवलेंथ्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, उन दोनों वेवलेंथ्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 6 एंगस्ट्रॉम का होता है. और 6 एंगस्ट्रॉम मतलब 6 into 10 to the power minus 10, बहुत छोटा डिफरेंस है. इसलिए हम रफली सोडियम लाइट को भी कोहेरेंट सोर्सेस मान सकते हैं. तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई. सोर्सेस कब कोहेरेंट होंगे? जब उनके बीच में फेज डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा और टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. अच्छा, कोहेरेंट फोर्सेस की प्रोमिनेंट कंडीशन है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम. या तो आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम हो या आप कह सकते हैं कि वेवलेंथ सेम. अब देखिए सुपरपोजिशन ऑफ कोहेरेंट वेव्स की बात करते हैं.
अब इसको हम डिराइव करेंगे. Let two waves having amplitude A1 and A2. A1 फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है और A2 सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड है एंड सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस phi. सुपरपोज. लेट देयर डिस्प्लेसमेंट्स आर. तो पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमने लिखा y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी और सेकंड वेव का हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखा y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई. तो फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स. फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स. और फर्स्ट वेव की एम्पलीट्यूड कितनी है? a1 और a2. अब आगे बढ़ते हैं. तो अब हमें इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है? y इक्वल टू y1 प्लस y2 इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई. a is the amplitude of resultant wave, phi is the new initial phase angle और you may call it phase difference. इसको नोट करिए. तो अब हम वेक्टर लॉ की मदद से इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड a1 है और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? a2 है. अब देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है. We will apply the law of parallelogram of vectors. This is a1, this is a2 and phi is the phase difference between them. और इनका रिजल्टेंट हो गया given by the diagonal. ओके. तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स. ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi. ये इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. तो देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को डिसाइड करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? फाई. फाई डिसाइड करेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को. ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. क्योंकि हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर भी जानते हैं. आर स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi. 2ab cos phi. ओके. अब आगे बढ़ते हैं. अब जैसा कि आप जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर. तो हम I को क्या लिख सकते हैं? k स्क्वायर. तो A को हम लिख सकते हैं k I R. और सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं. ये देखिए. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं k A स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं k A1 स्क्वायर. सेकंड वेव की इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं k A2 स्क्वायर. अब हम a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi में से पुट कर देंगे. IR by k, I1 by k, I2 by k और a1. देखिए ध्यान दीजिए a1 को आप लिख सकते हैं 2 रूट I1 by k. इसी तरह a2 को आप लिख सकते हैं I2 by k cos phi. समझ गए कैसे आता है? अब ये हो गया IR by k, I1 by k, I2 by k, 2 रूट I1, I2 रूट k इंटू k cos phi. अब देखिए ये k जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा.
तो इस तरह हमें मिल जाता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। और बहुत क्वेश्चंस करेंगे हम, बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग, उनके लिए ये लास्ट मौका है कि वो अपने प्रिपरेशन को क्या करें, चेंज करें। ओके, आर यू डन विद इट? आपने इसे लिख लिया? तो अब देखिए, अब हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक इंटेंसिटी का और एक, तो एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास, देखिए a square equal to a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos phi। फर्स्ट याद रखना है। दूसरा आई आर का मतलब है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1, रूट है ध्यान रखिए, रूट ऑफ I2 cos phi। So IR is the resultant intensity, resultant intensity of waves, and is the resultant amplitude, resultant amplitude. Phi is the phase difference between the waves, between the waves, तो waves के बीच में phase difference। तो cos phi बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका डिसाइड करेगा। देखिए ये मैं आपको बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि cos phi की वैल्यू से ही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिसाइड होंगे। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। When two waves meet at a point in the same phase, in the same phase, तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मोस्ट मीनिंग है कि cos phi की वैल्यू +1। और हमेशा आप याद रखिए cos phi अगर +1 है तो phi की वैल्यू है या तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, एंड सो ऑन। पाई का मतलब 180 डिग्री भी होता है। अगर cos phi +1 है, then both resultant amplitude, resultant amplitude and resultant wave, resultant intensity, sorry, resultant intensity will be maximum। तो अब आपको एक बात क्लियर हो गई कि सेम फेज में रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों मैक्सिमम होते हैं। तो अब कितने होते हैं उस पर बात कर ली जाए। अब इन दोनों फॉर्मूले में हम cos phi को 1 रख देंगे, एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में हम cos phi को 1 रखेंगे। ये हमारा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे a maximum square equal to a1 square, because we are going to calculate maximum amplitude to a1 a2 into +1. So it can be written as a maximum square equal to a1 plus a2 whole square, and so we will get a maximum will be a1 plus a2
A1 प्लस A2। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 प्लस A2। और कब होगा, जब cos फाइव प्लस 1 हो, जब फेज डिफरेंस क्या हो, 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, 10 पाई हो, एटसेट्रा। आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फॉर्मूले को यूज करते हैं, आई आर इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट ऑफ I2 कॉस ऑफ फाइव। तो आई मैक्सिमम लिखते हैं इसे, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट ऑफ I2। ध्यान दीजिए, एक सिंपल एल्जेब्रिक ऑपरेशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। तो ये हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। और एक और बात याद रखनी चाहिए, व्हेन टू वेव्स meet at a point in the same phase, in the same phase, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, then path difference between the waves will be equal to between the waves will be equal to 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, etc. क्योंकि 2 पाई फेज आपको मालूम होना चाहिए कि 2 पाई फेज है, वो लैम्डा पाथ के इक्वल होती है। बिल्कुल याद रखिए इसको, 2 पाई फेज is always equal to lambda path। चलिए आगे बढ़ते हैं। When two waves meet at a point, meet at a point in opposite phase, इसका क्या मतलब होता है, cos फाइव क्या होगा, -1। तो फाइव की वैल्यू क्या आ गई, पाई, 3 पाई, याद रखिए, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई एंड सो ऑन। एंड पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई लैम्डा है तो पाई क्या होगा, लैम्डा बाय 2। 3 पाई क्या होगा, 3 लैम्डा बाय 2। 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2, एटसेट्रा। और एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या होगी, मिनिमम होगी। और ए मिनिमम विल बी A1 minus A2 and I minimum will be root of I1 minus root of I2 whole square। तो आपको ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं।
और cos phi किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए, if a1 equal to a2 and i1 equal to i2, तब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा 2a और मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा 0। मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी 4i, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। और हमेशा याद रखिए I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज ऑलवेज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला है A मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन A मिनिमम स्क्वायर। A maximum square is that is A1 plus A2 upon A1 minus A2 का होल स्क्वायर। तो I maximum अपॉन I minimum को हम ये भी लिख सकते हैं A1 by A2 plus 1 upon A1 by A2 minus 1 whole square, that is R plus 1 upon R minus 1 whole square. What is R? The R is very simple. R is the ratio of amplitude. Ratio of amplitude of two waves. Ratio of amplitude of two waves. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये सारे नेसेसरी और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं। इसमें जो आखिरी है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये इम्पोर्टेंट है। इस पे काफी न्यूमेरिकल क्या होते हैं, फ्रेम होते हैं, आप इसे जरूर पढ़िए।